मैक्रो और माइक्रो दो तरह के फैक्टर्स होते हैं। एक होते हैं जो इंडिया के बाहर जो कुछ भी हो रहा है उससे इम्पैक्टेड होते हैं, दैट इज कॉल्ड मैक्रो फैक्टर्स। और माइक्रो फैक्टर्स जो इंडिया के अंदर की परिस्थितियां हैं उससे जो मार्केट को प्रभाव हो सकता है, दैट इज कॉल्ड माइक्रो फैक्टर्स। तो क्या 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 हम लोगों ने इस पूरे साल देखा, उस पर चर्चा करते हैं। तो पूरे साल में हमने देखा कि जब से ट्रम्प साहब ने 10 जनवरी को के आसपास अपना जो है पद ग्रहण किया, उसके बाद उन्होंने अपने देश की डेट को कम करने के लिए जो भी देशों से इंपोर्ट उनके यहाँ ज्यादा होता था, या तो वो चाहते थे कि उस पे टैक्स कलेक्शन वो बढ़ाएं, सो दैट कि उनका डेट का बर्डन कम हो सके, या कहीं ना कहीं प्राइस जो है प्रोडक्ट्स की वो कहीं ना कहीं कम हो सके। तो उसके लिए उन्होंने दुनिया के बहुत सारे देशों से जहां से बड़ा व्यापार होता था वहां पे टैक्स लगाया। इंडिया भी उसमें से एक था, और धीरे धीरे करके उसको वो 50% पे लेके गया। उससे क्या हुआ कि काफी सारे बिजनेसेस जैसे लाइक मसाला, डायमंड, गोल्ड ज्वेलरीज, कपड़ा, और भी इस तरह के जो रिलेटेड आइटम्स थे उनको नुकसान पहुंचा। और हम लोग इंतजार में हैं कि कब टैरिफ जो है ट्रम्प अपना टैरिफ डील हम लोगों से करे और रेट को कम करे। तो ये सिचुएशन मार्केट को पसंद नहीं आती। तो इस उसने थोड़ा सा मार्केट को नीचे खींचा। उसके बाद में भारत पाकिस्तान के बीच थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ, बहुत छोटा ही था, उसने भी उससे भी मार्केट को परेशानी हुई। तीसरा बड़ा कारण रहा कि विदेशी निवेशक कुछ अपने पर्सनल कारणों की वजह से पिछले कुछ सालों से भारत से पैसा नियमित रूप से लेके जा रहे हैं। इसको छोटे से रूप में समझाऊंगा कि जैसे अगर एक आज के एक साल पहले बात करूं तो हमारे यहाँ डॉलर का जो प्राइस होता था, डॉलर के अगेंस्ट में रुपये का जो कन्वर्जन रेट था, दैट इज अराउंड 84 रुपीज, और अभी वो करीब करीब 90 रुपए के आसपास है। तो करेंसी का डेप्रिशिएशन होना, तो विदेशी निवेशकों को वो चीज भी पसंद नहीं आती, क्योंकि वो जब निवेश करते हैं और मान लीजिए यहाँ पे कुछ रिटर्न्स कमाया लेकिन करेंसी डिवैल्यूएट हो गई, तो उनका वो रिटर्न्स वहां से खत्म हो जाता है। तो वो क्या क्या चीजें देखते हैं हमारे किसी भी देश में निवेश करने से पहले, कि उस देश की पॉलिटिकल सिचुएशन अच्छी होनी चाहिए, उनकी कंपनीज की जो अर्निंग्स है जिनमें उन्होंने पैसा लगाया है वो अच्छी होनी चाहिए। तीसरा, उनको टैक्स का एडवांटेज होना चाहिए। और चौथा, करेंसी स्टेबल होनी चाहिए। तो ये कुछ कमियां उनको हमारे यहाँ महसूस हो रही थी, जिसकी वजह से वो पैसा ले जा रहे थे। और जब तक ये करेंसी का डाउनफॉल सेटल नहीं होता, उनके यहाँ पे जैसे आज यूएस की बात करूं तो वहां पे आज भी जो बॉन्ड यील्ड है 10 ईयर जीसैक जो है उनके देश की, उसकी आज भी ब्याज दर 4% के आसपास है। तो वो जैसे जैसे धीरे धीरे शांत होगी तो फिर से वो लोग लौट करके आने लगेंगे। तो ये चार कुछ हमने रीजन पकड़े हैं, समझा है, जिसकी वजह से। तो सबसे पहला तो था हमारे यहाँ पे कॉर्पोरेट अर्निंग्स में थोड़ा सा गिरावट। आगे हम चर्चा करेंगे कि सरकार ने उसको कैसे सही करने का कोशिश किया है। दूसरा, गवर्नमेंट की साइड से जो था वो थोड़ा सा कैपेक्स कम हो रहा था, और उसका परिणाम ये हुआ कि प्राइवेट सेक्टर ने भी थोड़ा सा अपना कैपेक्स को जो है उस समय शांत किया। तीसरा, टैरिफ कंसर्न। चौथा, विदेशी निवेशकों का पैसा ले जाना। और पांचवा, जो इस पिछले साल का पूरा एक कह सकते हैं कि हमारे इंडिया के लिए सेटबैक था कि अमेरिका और चाइना, इन दोनों कंट्रीज ने एआई में काफी नए डेवलपमेंट किए, और मार्केट पूरे विश्व के निवेशकों ने इस चीज को देखा, और उन कंपनीज में पैसा लगाने के लिए भी पूरी दुनिया से पैसा निकाला। और अमेरिका और चाइना की जो एआई कंपनीज थी उनमें काफी सारा पैसा गया है। लेकिन जैसे जैसे उनकी अर्निंग की विजिबिलिटी आती जाएगी, वो फिर से जो हो सकता है कि वो रैली शांत हो जाए। और फिर वैल्यूएशंस हमारी थोड़ी सी हाई हो गई थी। ये विदेशी निवेशकों ने लगातार कुछ महीने छोड़ दें,
जैसे ये मार्च महीना, मई महीना, ये अक्टूबर और नवंबर, इनको छोड़ दें तो उसके अलावा उन्होंने काफी अच्छी मात्रा में सेलिंग की है। लेकिन एक पॉजिटिव पक्ष क्या रहा हमारे साथ में, अभी विदेशी निवेशकों की तरफ से जितना भी सेलिंग हुआ, लेकिन घरेलू निवेशकों ने अपना एसआईपी को चालू रखा, और आज की तारीख में 30,000 करोड़ रुपए का लगभग एसआईपी बुक हो चुका है। एनपीएस का कुछ पैसा इक्विटी मार्केट में आ रहा है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या गवर्नमेंट का जो जीपीएफ है, उसका कुछ पैसा इक्विटी मार्केट में लंबे समय के लिए आ रहा है। निजी निवेशक भी स्टॉक मार्केट में या पीएमएआईएफ पैसा के लिए लगा रहे हैं। ये कारण रहा कि विदेशी निवेशकों की हैवी सेलिंग जो पिछले 4 सवा 4 से चल रही है, उसके बावजूद हमारा मार्केट डे बाय डे ग्रो हो रहा है। और ये पैटर्न चालू रहेगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ 5 सवा 5 करोड़ लोग ही जो है हिंदुस्तान में इक्विटी मार्केट में निवेश करने लगे हैं। और ये मैं अगर अपनी बात करूं, तो जब हम छोटे थे, या हम सब, आप जो भी लोग मौजूद हैं मेरे साथ, उन सबकी पहली सेविंग्स पोस्ट ऑफिस या ये एलआईसी का इंश्योरेंस प्लान हुआ करता था। बट आज की तारीख में जो भी यंग बच्चा अपनी जॉब ज्वाइन कर रहा है या बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो उसकी पहली सेविंग म्यूचुअल फंड एसआईपी है। और जैसे जैसे पैसा बढ़ रहा है, वो वो पैसा पहले फिजिकल एसेट्स में ज्यादा जाता था, बट अब डिजिटल साधन अच्छे होने की वजह से वो, और इज टू डू होने की वजह से, वो पैसा जो है फिजिकल एसेट्स की तरफ मूव हो रहा है। तो 2025 के अंदर टैरिफ हो गया, एआई हो गया, लेकिन हाँ, साथ के साथ दुनिया भर की सेंट्रल बैंकों ने भी क्या किया कि अपना ब्याज भी जो है वो घटाना शुरू कर दिया है। और भारत सरकार का प्रयास बहुत अच्छा रहा, जिसकी वजह से अगर ट्रंप ने टैरिफ भी लगाया तो भी हमारे बिजनेसेस को ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आया। और अब हम लोग, भारत के साथ एक अच्छी चीज क्या हुई कि जब जितना बिजनेस यूएस के साथ डिस्टर्ब हुआ, तो कहीं ना कहीं उन कंपनीज ने अपने लिए दूसरे देशों में धंधा ढूंढना चालू कर दिया, और धीरे धीरे लाइन पटरी पर आ गई है काफी कंपनीज की। अब ये तो हुआ शॉर्ट टर्म की बात, लेकिन अगर मैं लंबे समय में जाऊं, तो इंडिया में पिछले 10 सालों में या 5 सालों में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज है। और ये लंबे समय तक हमारे देश को आगे बढ़ाने में मददगार होगी। जैसे फिस्कल डेफिसिट, ये जितना हम कमाई करते हैं और जितना हम खर्चा करते हैं, उसका जो डिफरेंस होता है, कमाई से अगर खर्चा जाता है, दैट इज कॉल्ड डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट जो है वो FY 21 में जो है 9.2% था। इसका मतलब 100 रुपया कमाया और 109 रुपया मेरा खर्चा है, तो 9 रुपए का नुकसान हो रहा था। लेकिन आज की तारीख में वो फिस्कल डेफिसिट घट के 4.4% हो गया है, और धीरे धीरे ये घट ही रहा है, क्योंकि टैक्स कलेक्शन और ये सब कुछ बड़े थे। दूसरा, बैंकों की तरफ से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत होता था। किसी को आज बैंक लोन देता था, चाहे कॉर्पोरेट है, पर्सनल मकान बनाने के लिए, कार खरीदने के लिए, तो उसका लोन जो है वो 5.25% लोन FY 21 तक जो है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाता था, जिसकी रिकवरी करना बहुत मुश्किल काम हो जाता था। बट अब वो जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की जो रेट है, वो घट के 1.4% रह गई। यानी कि अगर हमने 100 रुपए का लोन बांटा है, तो उसमें से 1.4% ही पैसा ऐसा है जो रिकवर होना मुश्किल हो रहा है। तो ये बैंकों के और हमारे पूरे बैंकिंग सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा हो रहा है। फिर उसके बाद होती है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो है वो 7.6% या 6, 7, 8% तक जाया करती थी, लेकिन आज की तारीख में वो अक्टूबर 2025 का ये डेटा है मेरे पास अपडेटेड, तो 0.25%, लेस देन 1% हो गई है। ये कुछ सिचुएशन में बहुत अच्छी भी है और कुछ खराब भी है। अच्छी ये है कि हम सबका बजट जो है कंट्रोल हो गया, हमारे खर्चे कम बढ़े। लेकिन बुरी बात यह है कि इकोनॉमी में जब खर्चा होता है ज्यादा, तो इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो वो होना भी जरूरी होता है। उसके बाद फॉरेक्स रिजर्व,
फॉरेक्स रिजर्व जो जितना भी हम विदेशों से माल मंगाते हैं वो डॉलर या अदर करेंसीज में पैसा देना पड़ता है। तो 2020 तक हमारे पास, 2013 तक, इस सरकार के आने से पहले 7 महीने का रिजर्व हुआ करता था हमारे पास। आज की तारीख में 11 महीने तक आप बिना रोक टोक किए विदेशी माल खरीद सकते हैं और उसका डॉलर या अदर करेंसीज में पैसा दे सकते हैं। इतना रिजर्व हो चुका है। तो इस ये भी हमारी साख बढ़ने, भारत की साख बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेफिसिट थी, लेकिन डेफिसिट था, लेकिन आज आप देख रहे होंगे रेलवे, रोडवेज, जो बाई एयर सफर करना, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से डेवलप हुआ है। ये भी हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन को बयान करता है कि हमारी हालात अच्छे हो रहे हैं। माइंडसेट, लोगों का माइंडसेट, एक डर वाला माहौल रहता था, क्या मैं भारत के मार्केट में निवेश करूं ना करूं, या इंडियन निवेशक भी कहीं ना कहीं बिजनेस करने में थोड़ा बहुत हिचकते थे। बट अब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है। और ये फ्रेगाइल फाइव, तो हम लोग दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में हो चुके हैं। और धीरे अभी शायद हमने जापान को भी सरपास किया है, उसकी इकोनॉमी को भी। तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा हो रहा है। और उसके बाद में अभी हमें लगता है कि 1980 से लेके सन 2000 तक जो है अमेरिका का समय था। 2000 से 2020 तक चाइना के लिए गोल्डन समय था। अब हमें लगता है कि 2020 के बाद से 2040, 45 या 50 तक भारत के लिए गोल्डन पीरियड हमें लगता है, हमारी स्टडीज के हिसाब से। अब आता हूं कि पिछले 1 साल में मार्केट ने क्या किया, मार्केट के सारे इंडाइसेस ने क्या किया। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि हमारी कॉर्पोरेट अर्निंग्स कमजोर हुई थी पिछले साल। उसके अलावा जो है हमारी वैल्यूएशन थोड़ी सी महंगी थी। इसकी वजह से हमारा सितंबर 24 के अंदर जो है निफ्टी 26,250 के आसपास हुआ करता था। वहां से उसने नीचे गोता लगाया, और कल 1 जनवरी को जो है, सॉरी 2 जनवरी को उसने वापस हर लार्ज कैप, निफ्टी, निफ्टी बैंक और आपका मिड कैप, इन तीनों से ने ही लाइफ टाइम हाई क्रॉस किया है। और अब और भी एक एक करके क्षेत्र आगे बढ़ते जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो निफ्टी 50 ने लास्ट 1 ईयर, मतलब 31 दिसंबर 24 से 31 दिसंबर 25 तक 11.9% का रिटर्न दिया। मिड कैप सेक्टर की बात करूं तो 6% का रिटर्न निकाल के दिया। वहीं स्मॉल कैप की बात करूं तो -5.5% का रिटर्न निकाल के दिया। आप लोगों में से जिन लोगों ने पिछले 1 या 1.5 साल में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, उस पर आपको नेगेटिव दिखाई दे रहा होगा। उसके कारण भी हम लोग आगे जानते हैं। और कई क्षेत्र ऐसे थे जैसे रियलिटी सेक्टर, इसने सबसे ज्यादा नुकसान किया पिछले 1 साल के अंदर। और सबसे ज्यादा जो है मेटल सेक्टर ने पैसा बना के दिया। लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, तो लार्ज कैप का एवरेज रिटर्न जो है 10 साल का देखें तो 14% के आसपास रहा। जिगजैग जिगजैग करते हुए भी 14% का रेट ऑफ रिटर्न मेंटेन किया। मिड कैप इंडेक्स की बात करूं तो पिछले 10 साल में 18% का रिटर्न मेंटेन किया। और स्मॉल कैप की इंडेक्स की बात करूं तो 14.7% का जो है उसने रिटर्न्स जो है वो मेंटेन किए। आप में से काफी सारे लोगों ने इंडेक्स फंड में भी पैसा लगाया। और चूंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया पे बहुत बात होती है, इंडेक्स फंड में भी पैसा लगाया जा रहा है। तो हमने देखा कि सिर्फ एक निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड जो रहा, उसने पिछले 1 साल में 16% बनाया। ने मोमेंटम इंडेक्स ने -7% के रिटर्न, लो वॉलेटिलिटी इंडेक्स ने 16% का रिटर्न बनाया। तो इतने वॉलेटाइल साल में भी कुछ एसेट्स क्लास ऐसी थी जिसने बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन रिटर्न्स बना के दिए। तो अब सर हमने ऐसा देखा है कि हर साल कोई ना कोई एसेट क्लास मूव होती रहती है। कभी लार्ज कैप का अच्छा रिटर्न आता है किसी साल में, किसी साल मिड कैप, किसी साल स्मॉल कैप, किसी साल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज,
किसी साल गोल्ड, किसी साल सिल्वर, किसी साल क्रिप्टो करेंसी। तो ये सेक्टर रोटेशन होता रहता है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाएं, अपने गोल प्लानिंग के हिसाब से पैसा लगाए हैं, तो ज्यादा कुछ सोचने का जरूरत जो है हमें लगता है कि नहीं होता। जैसे कुछ लोगों ने जो सवाल आते हैं हम लोगों के पास कि भैया मैंने मिड कैप में एसआईपी शुरू किया, स्मॉल कैप में शुरू की, लास्ट 1.5 साल या पौने 2 साल में मेरा रिटर्न नहीं बना। तो हमने यहाँ पे जैसे मैं फॉर एग्जांपल, मैं 2020 का एग्जांपल ले रहा हूँ। 2020 में चांदी ने दिया था 45% का रिटर्न, गोल्ड ने दिया था 28% का रिटर्न, और स्मॉल कैप मिड कैप ने दिया था 20-21% का रिटर्न। और वहीं पे अगर मैं लार्ज कैप की बात करूं तो 14.8% का रिटर्न था। वहीं 2021 में देखूं तो क्लियर विनर था स्मॉल कैप, जिसने 57% का रिटर्न दिया। वहीं पे 2022 की बात करूं तो स्मॉल कैप में -0.8% का रिटर्न दिया। 2023 में अगेन वही स्मॉल कैप इंडेक्स जो है अच्छा गया। 2024 में भी उसने अपनी बात शायद कायम रखी। लेकिन 2025 की बात करूं तो स्मॉल कैप इंडेक्स ने -5% जैसा ये रिटर्न बना के दिया था। तो देखिए सर, अगर आपने लंबे समय के लिए कोई गोल बनाए हैं और उसके लिए चालू रखा है, तो एक एक साल की जो तेजी मंदी को देख करके अपने निवेश को ना हिलाएं, लॉन्ग टर्म की सोच रखें। फिर सर ये जो इस वाली पिक्चर में हम लोगों ने कोशिश की है कि विदेशी निवेशक क्यों पैसा लेके के गए और डोमेस्टिक इन्वेस्टर क्या सोच रहे हैं, और किस सोच के साथ अपना पैसा लगा रहे हैं। तो हमारा मानना है कि विदेशी निवेशकों के लिए पैसा निकालना भारत के मार्केट से बहुत आसान था, क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का पैसा है रेगुलर बेसिस पर, इसलिए उसको एग्जिट होने के लिए अच्छे रिटर्न्स के साथ एग्जिट होने का मौका मिला। लेकिन अभी हमें क्या लगता है, क्या ये वापस अगर जब भी आते हैं तो क्या वो उनके लिए आसान होगा? का आंसर है नो। क्योंकि उनकी जो होल्डिंग है, आगे स्लाइड्स में आएगा, उनकी जो होल्डिंग है इंडिया के मार्केट में वो 15% के आसपास रह गई है, जो कि सन 2012 में ये सिचुएशन थी। अगर हमने पास्ट पैटर्न को देखते हैं तो वो वापस से जैसे जैसे उनके यहाँ ब्याज दरें कम होती जाएगी, भारत की जो मार्केट की वैल्यूएशंस जो है नॉर्मल पर या एट्रैक्टिव होती जाएंगी, वैसे वैसे वो वापस से पैसा लेकर के आने वाले हैं। तो 2026 में हमें लगता है कि वो नेट बायर्स ही होने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू जो प्रेजेंट फंडामेंटल्स हैं भारत के, वो देख करके ऐसा हमें लगता है। तो उनके लिए भारत से निकलना तो आसान था, लेकिन अब जब वो खरीदने आएंगे तो आप देखिए कि मार्केट अब लाइफ टाइम हाई पर है, और हमारा फ्लोज, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के फ्लोज रेगुलर हैं। तो शायद अगर उन्होंने खरीदारी चालू कर दी तो ये पूरा मार्केट जो है वो बहुत तेजी आगे कर सकता है। तो इसलिए अपने निवेश के जो अमाउंट है उसके रिटर्न्स अगर नेगेटिव कहीं कहीं दिख रहे हैं तो उसको देख के घबराए नहीं, और अपने निवेश को चालू रखें। ये बहुत ही अच्छा एक्यूमुलेशन का समय है। फिर सर हम वैल्यूएशन की बात करते हैं कि मार्केट में 3 तरह के इंडेक्स होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। हमें अभी भी ऐसा लग रहा है कि लार्ज कैप और मिड कैप अपने लॉन्ग टर्म एवरेज के पास हैं, जो जहां पे फेयर वैल्यूज हैं, बहुत ज्यादा महंगे भी नहीं है तो अब सस्ते भी नहीं है। और सस्ता इसलिए भी नहीं हो सकते क्योंकि भारत एक बहुत ग्रोइंग इकोनॉमी है। पूरी दुनिया को पता है कि भारत, एवरेज भारतीय की एज जो है वो 28-29 साल है। अगले 20-25 साल तक बहुत सारे एस्पिरेशन है इन लोगों के। जैसे जैसे इनकम यहाँ बढ़ेगी वैसे वैसे लोगों का कंजम्पशन और ये सब बढ़ेगा, प्रीमियमाइजेशन होगा। तो हर कंपनी ग्रो यहाँ पे करने वाली है। तो लार्ज कैप और मिड कैप की वैल्यूएशन आज अट्रैक्टिव है, लेकिन स्मॉल कैप अभी भी हमें लगता है कि वो थोड़ा सा जो है महंगी वैल्यूएशन पर है। तो अभी उसमें सा रिटर्न्स बनने में टाइम लगेगा, क्योंकि सबसे पहले लार्ज कैप चलता है, देन फिर मिड कैप, फिर स्मॉल कैप, एंड सबसे लास्ट में चलता है माइक्रो कैप। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अर्निंग जो है वो मार्केट जो है वो हमारा बढ़ने वाला है? तो हमारा ऐसा ऑब्जर्वेशन रहा है
कि मार्केट हमेशा फ्यूचर को पहले से फोरकास्ट कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल के साथ शेयर करूंगा, जैसे जीएसटी का नंबर। जीएसटी जो है वो हमारे यहाँ पे 22 सितंबर को अप्लाई हुआ था, और 22 सितंबर के बाद में उस क्वार्टर में सिर्फ हमारे पास 8 दिन ही बचे थे। अगर मैं देखूं तो जब 15 अगस्त को मोदी जी ने घोषणा की थी, उस उस दिन से लोग अपना बाइंग डिसीजन को होल्ड किए हुए थे। लेकिन 8 दिन में आप भी सोचिए कि कितना वो खरीदारी कर सकता था। तो आंसर हमारा है कि बहुत ही लिमिटेड इम्पैक्ट उसका कंपनीज के रिजल्ट पर आया। पर इस क्वार्टर में पूरे 90 दिन, 90 92 दिन जो है उसको मिले हैं, और जनवरी क्वार्टर के रिजल्ट 7 8 तारीख से आने शुरू हो जाएंगे। हमें लगता है कि इस बार के रिजल्ट वो बेहतर आने वाले हैं। तो आपने देखा कि रिजल्ट तो अभी 8 10 तारीख, 12 तारीख, 15 तारीख तक आने शुरू होंगे मेजर रिजल्ट, लेकिन मार्केट ने पहले ही रिएक्ट करना शुरू कर दिया है। तो इस चार्ट में हमने ये बताने की कोशिश की है कि किस किस साल अर्निंग जो है इंडिया की जो अर्निंग है वो कम हुई और कब कब बढ़ी। तो ये एक हमारे पास फोरकास्ट है FY 26, जो कि अभी मार्च में जाके खत्म होगा। तो आप यहाँ देखेंगे कि FY 25 FY 24 तक हमारी जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स थी वो 18% थी, जो घट करके FY 25 में 12% रह गई। FY 26 जो कि ये साल चल रहा है, इसमें एक्सपेक्टेड है कि 10% के आसपास ही रही, क्योंकि जो अप्रैल से लेके और अक्टूबर तक का जो समय था, सितंबर तक का जो समय था, वहां पे हमारी कॉर्पोरेट अर्निंग्स थोड़ी कमजोर थी। उसका कारण क्या था? ब्याज दरें ऊंची थी, पब्लिक के जीएसटी का जो इम्पैक्ट था उसकी वजह से काफी लोग अपने बाइंग डिसीजन को रोक रहे थे। लेकिन अब इनकम टैक्स में कटौती होने से क्या हुआ कि आदमी के हाथ में पैसा ज्यादा आया। पैसा ज्यादा आने से क्या हुआ कि वो छोटी छोटी बाइंग शुरू की। साथ में हुआ कि ब्याज दरें कम होना, और ब्याज दरों के साथ साथ जीएसटी कट करना। तो अब आम आदमी के लिए कई चीजें अफोर्डेबल हो गई है, जैसे छोटी कार खरीदना, छोटा मोबाइल, छोटा घर। तो वो अफोर्डेबिलिटी बढ़ने से क्या हुआ कि कॉर्पोरेट्स का माल बिकने लगा, और माल बिकने से क्या होता है? प्रॉफिट आता है। तो वो प्रॉफिट का नंबर फुल फ्लैश ऐसा एक्सपेक्टेड है कि ये जेफरीज का रिपोर्ट है, ऐसा एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट ईयर की जो कॉर्पोरेट अर्निंग है वो 16% के आसपास टच करेगी। यानी कि 2024 के आसपास का लेवल फिर से आएगा, और फिर से आएगा तो मार्केट फिर से झूम, अगर ऐसा ही आया तो मार्केट फिर से झूमने लग जाएगा। तो कुछ ही समय की बात है। और अगेन 2028 भी ऐसा लगता है प्रेजेंट सिनेरियो को देख करके कि वो भी लगभग उतनी ही अर्निंग मेंटेन करेगा। इसके पीछे के बड़े कारण क्या है? कंजम्पशन जो कि बढ़ा है अच्छा खासा, बैंकों की लोन ग्रोथ बढ़ेगी। बैंकों की लोन ग्रोथ क्यों बढ़ेगी? जब हमने ऐसा देखा कि 2018-19 में होम लोन की रेट जब 6.5% के आसपास या 7% के आसपास आई थी, तो रियल एस्टेट सेक्टर ने बहुत बूम किया था, ऑटो कंपनीज ने बहुत बूम किया था, कंजम्पशन कंपनीज ने बहुत बूम किया था। तो सेम ब्याज दरें रेगुलरली कटते जा रही है, और उसका इम्पैक्ट ये होगा कि कंजम्पशन बढ़ेगा, बैंकों की लोन ग्रोथ बढ़ेगी तो बैंक की अर्निंग बढ़ेगी। और तीसरा सिक्लिकल स्टॉक्स, जैसे फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट। वो रियल एस्टेट किस पे डिपेंड करता है? बैंकों के ब्याज पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है। आम आदमी की जो अर्निंग बढ़ती है उस पर इम्पैक्ट करता है। तो ये तीन चीजें हैं, कंजम्पशन, बैंकिंग और सिक्लिकल। ये तीन चीजें अगले साल की मेन थीम में रहने वाली है, अगले कई सालों की थीम में रहने वाली है। और सर 2020 से 2024 तक आपने जिस तरीके के रिटर्न्स कमाए, तो सभी लोगों जब 20 25 30% के रिटर्न सालाना कोई भी आदमी लगातार 2 3 4 साल कमा लेता है, तो वो ये सोचने लग जाता है कि इससे बेहतर तो कोई साधन है ही नहीं। तो ज्यादातर लोग उसी एक्सपेक्टेशन में अपना पैसा लगाते हैं। लेकिन हमारा ये ऑब्जर्वेशन रहा है कि जनवरी
4 दिसंबर 2005 से 5 जनवरी 2020 तक लार्ज कैप इंडेक्स का एवरेज रिटर्न रहा 11.5%, मिड कैप का एवरेज रिटर्न रहा 11%, स्मॉल कैप का एवरेज रिटर्न रहा 7.5%, 7.5%। और अगर इन सबका एवरेज कर लू BSE 500 तो 10.9% का एवरेज रिटर्न बनाया। 2020 से 30 नवंबर 2025 तक थोड़े से ज्यादा रिटर्न बने, क्योंकि मेरा एक ऑब्जर्वेशन ये है कि 2020 में काफी सारी कंपनियां जो है अपने आप को संभाल नहीं पाई, बैंक करप्ट हो गई, या बिजनेस का मॉडल ऐसा नहीं था कि वो सक्सेस हो पाते, तो वो फेल हो गए, तो वो कंपटीशन से बाहर हो गए। फिर दूसरा, अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज में ज्यादा आए GST लागू होने से, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से हमारी कॉर्पोरेट अर्निंग बहुत तेजी से वो इफेक्ट उसका दिखाई दिया। और स्टॉक मार्केट इज द स्लेव ऑफ अर्निंग। जितना कंपनीज की अर्निंग बढ़ती है उतना ही स्टॉक्स के अंदर जो है वो रिफ्लेक्ट रिटर्न्स के रूप में करता है। ये लॉन्ग टर्म की बात बता रहा हूं। तो जनवरी 2020 से 30 नवंबर 2025 तक लार्ज कैप ने 14% रिटर्न मेंटेन किया, मिड कैप ने 24% और स्मॉल कैप ने 21%। और BSE 500 का अगर एवरेज निकालू तो 16% का रिटर्न मेंटेन किया। तो सर, जितने भी लोगों से हम लोगों का कन्वर्सेशन होता है तो मैक्सिमम लोगों का एक्सपेक्टेशन ये बन चुका है आज की तारीख में। बट मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि ये बीते समय की बात है। आगे भविष्य, हमको जब गाड़ी चलानी होती है तो हम फ्रंट देख के चलाते हैं। तो हमारा कहना है कि आपको अपनी रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन को एक मॉडरेट में लाना पड़ेगा। 2005 से 2025 का अगर मैं एवरेज सम निकालूं तो लार्ज कैप ने एवरेज 12% बनाया है, मिड कैप ने 14.9% बनाया है, स्मॉल कैप ने 11.4% बनाया है, और एवरेज जो है 12.5% का जैसा रिटर्न आया है। तो अपने रिटर्न एक्सपेक्टेशन को पिछले 3.5 साल या 4 साल जो रिटर्न बनाए वैसा नहीं आगे आने वाले समय में होगा, क्योंकि इकोनॉमी का साइज भी बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ कंपनीज बढ़ती जा रही हैं। एक हमारा रिसर्च ये कहता है कि मार्केट में कब एग्जिट करना चाहिए, कब अपनी इक्विटीज को कम करना चाहिए, और कब बहुत ज्यादा भर भर के लेना चाहिए। तो ये आज ये चार्ट हमें ये दिखा रहा है, ये अभी येलो जोन में है, इसका मतलब ये एक्यूमुलेशन जोन है। यहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्टेबल होती है। यहाँ लिखा है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब हो गया कि ना वो महंगे साइड पे खड़ा है ना सस्ते साइड पे खड़ा है। अगर ये लाइट ग्रीन कभी आ जाए और या फिर कभी डार्क ग्रीन आ जाए तो सबसे बेहतर सिचुएशन वो होती है। लेकिन अब मुझे लगता नहीं है कि ना कोविड जैसी कोई एक ऐसी महामारी बड़ी आ सकती है, या 2008 में जो अमेरिका के बड़े बड़े बैंक डिफॉल्ट हुए थे, दैट इज कॉल्ड लीमैन क्राइसिस, वो जैसी सिचुएशन अब बहुत मुश्किल लगती है, क्योंकि उस समय FIIs डोमिनेट करते थे हमारे मार्केट को। आज की तारीख में DII भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसलिए अब डार्क ग्रीन जोन आना तो मुश्किल लगता है। अब इकोनॉमी की सेहत के बारे में मैं बात करूं तो सर, हमारी इकोनॉमी में एक अच्छी चीज हो रही है कि लास्ट 20-25 सालों से, जब से मैंने समझना शुरू किया है, तब से देखा कि हमारा हिंदुस्तान की कोर थी सर्विस सेक्टर। हम या तो कंपनीज फार्मा की सर्विसेज दुनिया को दिया करते थे, या IT की सर्विसेज दुनिया को ज्यादातर दिया करते थे। बट अभी धीरे 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 ऐसा ट्रेंड देखने में आ रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी काफी सारी लग रही हैं हिंदुस्तान में। ईस्ट टू डू जो सरकार की पॉलिसी है, ये उसका परिणाम हमें लगता है। और कहीं ना कहीं भारत भी टॉप 5 एक्सपोर्टर्स में उसका जो है नाम शामिल हो गया है। और इसके अलावा एक बहुत पॉजिटिव चीज जो इकोनॉमी का आप समझ लीजिए पिलर्स है, वो है पर कैपिटा इनकम या पर कैपिटा GDP। पर कैपिटा GDP की बात करूं तो पिछले 2014 से 2024 तक वो 8.5% सालाना की रफ्तार से बढ़ा है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। और उसके अलावा हमारा जो पर कैपिटा इनकम है
वो अभी करीब करीब $3000 के आसपास का नंबर्स आ रहा है। अगर ऐसा हमने देखा है कि पहले $2000 तक जब इंसान की अर्निंग होती है, तब तक रोटी कपड़ा और मकान और बेसिक जो उसकी नीड्स हैं उसी में वो पैसा चले जाता है। बच्चों की एजुकेशन, या घर में आजकल एसी भी कंपलसरी हो गया, मोबाइल भी कंपलसरी हो गया। लेकिन जैसे ही $2000 के ऊपर हमारी इनकम निकलती है, तो वो या तो लग्जरी में जाती है, या फिर जो है लाइफ स्टाइल को एक्सपांड करने में जाती है, जैसे घूमना फिरना और ये सब चीजें उसमें जाती है, या फिर फाइनेंशियल और फिजिकल एसेट्स की तरफ मूव होती है। तो जैसे जैसे हमारी अर्निंग बढ़ती जाएगी, हमारे देश में ये प्रीमियमाइजेशन और लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का बढ़ता जाएगा, और ये इकोनॉमिक को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी चीज होती है। फिर उसके बाद सरकार ने जो कदम उठाए, मैं उसकी थोड़ी सी चर्चा आपसे करता हूं कि भारत सरकार ने कुछ स्टिमुलस पैकेज दिए, जैसे रेट कट, इंटरेस्ट रेट में कट करना, जीएसटी में कट करना, आपका इनकम टैक्स की रेटों को स्लैश करना, और जो सेक्टर्स ट्रम्प के टैरिफ से प्रभावित हुए हैं, या चाइना के माल जो है डंप करने की वजह से प्रभावित हुए हैं, उसको टाइम टू टाइम स्टिमुलस पैकेज देना, ताकि वो कंपनियां जिंदा रहे और आगे बढ़ती रहे। तो वो पैकेजेस सरकार ने दिए। इनकम टैक्स रिबेट की वजह से हर साल 1 लाख करोड़ रुपया लोगों के पास बचने वाला है। ये पैसा मार्केट में खर्च होने के लिए आएगा, आ रहा है। बैन ऑन गेमिंग, आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले जो ये हमारी कुछ ऑनलाइन गेमिंग एप्स होती थी, मैं नाम मिस कर रहा हूँ, लेकिन उन एप्स में ज्यादातर लोग 99 पॉइंट समथिंग % लोग जो है वो अपना पैसा घुमा देते थे। तो वो कहीं ना कहीं ये ऐप बैन होने से 1 लाख करोड़ रुपया जो है वो लोगों के पास बचेगा। जीएसटी कट होने से, क्योंकि इस साल 6 महीने का ही समय रहा लागू हुए, तो 48,000 करोड़ की सरकार को रेवेन्यू लॉस हुई, लेकिन आम आदमी के 48,000 करोड़ रुपए बचे, वो भी खर्चे में जाएगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर पूरे साल में 96,000 करोड़ रुपया लोगों के पास बचने वाला है। इंटरेस्ट रेट कट हुआ, उससे लोगों को 1.87 लाख करोड़ रुपए का बचत हुआ। एट्थ पे कमीशन में भी पॉसिबल है कि जनवरी से मार्च के बीच में कहीं ना कहीं ये आएगा। और इसके आने से क्या होगा कि लोग जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, पहले सेंटर में लागू होगी, फिर स्टेट में लागू होगी, तो कहीं ना कहीं उनकी अर्निंग जो है वो 1.25 से 1.5 गुना उससे होने वाली है। तो वो जो भी इंक्रीमेंटल पैसा है वो फिर क्या करेगा, फिर से इकोनॉमी में कंजम्पशन को या फाइनेंशियलाइजेशन को जो है वो बढ़ावा देगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 5 से 6 लाख करोड़ रुपया जो है इकोनॉमी में हर साल जो है वो बढ़ गया है, एक तरीके से देखा जाए तो। उसके अलावा मैंने आपसे बात की, जब अमेरिका बैन किया गया तो भारत सरकार ने एक्सपोर्टर्स की मदद की कि भाई आप दूसरे देशों में व्यापार अपना शुरू कीजिए, जो भी आपके पास बच गया है, या अपना जो कैपेसिटी आप लगा चुके हो उसको बाहर दूसरे देशों में कैसे बढ़ा सकते हो, तो वो सरकार ने मदद कर रही है। टैरिफ नेगोशिएशन यूएस के साथ चल रहा है, वो किसी भी दिन जो है, हमारे यहाँ तो रात हो रही होगी, उनके यहाँ दिन हो रहा होगा, उसी समय इस चीज की घोषणा कभी भी हो सकती है। ये बहुत एडवांस स्टेज में जा चुकी है। और सरकार की तरफ से क्रेडिट गारंटी स्कीम भी आई है, छोटे व्यापारियों को व्यापार करने के लिए जो है बैंक से लोन अगर लिया जाता है तो उस पर बैंकों को क्रेडिट गारंटी स्कीम दी गई है। अब एक बड़ी पॉजिटिव कि हमें क्यों निवेशित रहना चाहिए, और अगर हमारे पास इंक्रीमेंटल पैसा है तो क्यों अभी डालने का टाइम है। तो ऐसा हमने ऑब्जर्वेशन पाया, ये डेटा है 28 नवंबर 2025 का, कि एनएससी 500 की जो भी 500 कंपनीज हैं उसमें से 73% कंपनीज ऐसी हैं जिनका पिछले साल जो सितंबर में हाई बना था मार्केट, वहां से वो 10 से लेके 50% तक नेगेटिव है। तो 66 कंपनीज ऐसी हैं जो अपने पुराने पीक से -5% तक है। 69 कंपनीज ऐसी हैं जो 5 से 10% तक माइनस है। 10 से 20% में 140 कंपनियां आ रही हैं, और 214 कंपनियां ऐसी हैं
जो अपने पिछले हाई से 20 से 50% नीचे मिल रही है। तो ये और 12 कंपनियां ऐसी है जो 50% से भी ज्यादा भाव उसका डाउन है। तो देखिए ये हमेशा इंसान को अच्छा तो, या हमारे दिमाग को अच्छा तो तब लगता है जब हमारा पैसा कंटिन्यूअस बढ़ता रहे। लेकिन व्यापार में कभी भी 365 दिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो कंटिन्यूअस बढ़े, वो जिगजैग करता हुआ ही ऊपर जाएगा। तो ये हमारे पास एक जिगजैग की पोजीशन मिली है। तो ये जो व्यक्ति निवेश करना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छी सिचुएशन है। हर 3 4 5 साल में एक बार ऐसी सिचुएशन मिलती है, तो ये हमारे लिए तो एक एंट्री का अच्छा पॉइंट है। फिर विदेश, हमें एक डर होता था पुराने समय में कि विदेशी निवेशक पैसा ले गए तो क्या होगा। पर आज की तारीख में अगर मैं देखूं तो पिछले 5 सालों से लगातार लगातार वो बेचे जा रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ पे बहुत अच्छे प्रॉफिट के अंदर मौजूद हैं। तो लेकिन अब उनकी जो होल्डिंग है वो लेस देन 15% जैसी आ गई है। और अब जितनी भी होल्डिंग उन लोगों के पास बची है, मेजरली वहां के अलग अलग देशों के पेंशन फंड, या वहां के ट्रेजरी फंड्स, या वहां की इंश्योरेंस कंपनीज के फंड्स, या वहां के पीएमएस जो लॉन्ग टर्म के निवेश हैं उनके पास है। तो अब ज्यादा उनके पास स्कोप नहीं है, बल्कि हमें ये लगता है कि अब उनको भर भर के पैसा लाना पड़ेगा, क्योंकि भारत एक ऐसा मार्केट है जो कि मैंने अभी आपसे बात की कि 15 16 17% तक अर्निंग मेंटेन कर सकता है। और दुनिया में बहुत ही ऐसी कम कंपनियां हैं जहां पे इतनी अर्निंग्स मौजूद है। फिर दोस्तों मैं एक आपसे बात करना चाहता हूं कि जैसे मैंने कहा कि स्टॉक मार्केट इज द स्लेव ऑफ अर्निंग। तो स्टॉक मार्केट भले ही नीचे रहा हो, नहीं बढ़ा हो, लेकिन यहाँ पे मैंने नवंबर 21 से लेके नवंबर 25 तक के कॉर्पोरेट अर्निंग का डेटा लिया है। ये मैंने सेंसेक्स का ईपीएस लिया है। सेंसेक्स ईपीएस का फुल फॉर्म होता है अर्निंग पर शेयर। सेंसेक्स 30 कंपनियों से मिलकर बना होता है। तो जो 30 कंपनियां हैं, अगर उनके कंपनीज 30 कंपनियों के डिविडेंड को मैं जोड़ लूं, या ईपीएस को जोड़ लूं और उसको मैं देखूं, तो क्या आई, नवंबर 21 में 2100 रुपए की कॉर्पोरेट अर्निंग होती थी पर शेयर, अर्निंग पर शेयर सेंसेक्स की, वो बढ़कर के 3496 हो गई है। नवंबर 24 और नवंबर 25 के बीच में भी ये 14.9% की जो है रफ्तार से जो है कॉरपोरेट ने अपना अर्निंग को ग्रो किया है। तो इसका परिणाम क्या होता है, अगर मैं यहाँ नीचे देखूं, तीन जो हमने सर्कल बना रखे हैं कि बीएससी सेंसेक्स की अर्निंग जो है वो 16.4% की रफ्तार से बढ़ी पिछले 5 सालों में। 113% एब्सोल्यूट उसने जो है वो रिटर्न बना के दिया। लेकिन वहीं पे अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं तो उसने 94% का तक, और अगर उसको सीएजीआर परसेंटेज में पकड़ूं तो 14% की रफ्तार से बढ़ी है। और अगर जो सेंसेक्स टोटल रिटर्न इंडेक्स है हमारे देश का, उसको अगर देखूं तो 106 का कोशिश कर रहा हूं आपको कि देखिए लोगों की अर्निंग बढ़ रही है। अर्निंग बढ़ने से क्या होगा, उसके हाथ में पैसा ज्यादा आएगा, हाथ पेंट बट यूज करूंगा। अगर मुझे घर में मान लीजिए सवेरे मैं उठता हूँ, चाय कॉफी पीता हूँ, तो मैं किस कंपनी की पीऊंगा, टाटा टी या नेस्कैफे या जो भी कुछ है। मेरे को अगर ब्रश करना है तो मैं किस कंपनी का ब्रश पेस्ट काम में लूंगा, कॉलगेट या जो भी कुछ है। गाड़ी चलानी है तो मैं किसकी काम में लूंगा, मारुति 800, हुंडई या टीवीएस, या इन सब कंपनीज। यही सब कंपनीज में आप पैसा खुद खर्चा कर रहे हो। तो क्यों ना हम इन कंपनीज के ही मालिक बन जाएं। शेयर होल्डर इज क्या है, शेयर होल्डर एक तरीके से उस कंपनी का मालिक है। तो आपको सोच वो लानी पड़ेगी कि ये कंपनियां बेहतरीन है जिसमें जिनका माल हम खुद कंज्यूम कर रहे हैं। उन कंपनीज में तो हमें निवेशित रहना ही पड़ेगा और एक मालिक की सोच लानी पड़ेगी, तभी आप एक अच्छा रिजल्ट बना सकते हैं। ये प्रूफ है हमारे सामने कि रेगुलर हमारी ग्रोथ हो रही है और अब अभी भी आगे मेंटेन रहेगी। ये एक अनुमान है किसी रिसर्च हाउस का
तो उनका अनुमान ये है कि 12 से 15% का हमारा इक्विटीज का ग्रोथ हो रहा है पिछले कई सालों से, और 7% से हमारी जीडीपी बढ़ रही है। तो 2030 आते आते जो हमारी इकोनॉमी अभी 4.5 ट्रिलियन के आसपास है, वो 60 ट्रिलियन क्रॉस हो जाएगी। और हमने देखा कि कंपाउंडिंग में एक बहुत बड़ी ताकत होती है, चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पे ब्याज। तो ये बहुत बड़ा पिलर्स है। अब लास्ट में मैं चार जो थीम्स हैं 2026 के लिए, जो मुझे, मेरी ये पर्सनल राय है, और आप निवेश करने से पहले अपने एडवाइजर से बात जरूर करिएगा। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, और आपको एजुकेशन के पर्पज से मैं ये चीज बता रहा हूँ कि मुझे फाइनेंशियल सर्विसेज अच्छी लगती हैं, कंजम्पशन अच्छा लग रहा है, ई कॉमर्स और हेल्थ केयर, ये चार सेक्टर हमें अगले कुछ सालों के लिए अच्छे लग रहे हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज का अच्छे लगने का कारण ये है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रेगुलरली कम हो रही है, लोन ग्रोथ बढ़ रही है। लोन ग्रोथ बढ़ना, उससे क्या होता है कि देखिए, आप सेविंग अकाउंट में जब पैसा रखते हैं तो 0.25% या 2.5% ब्याज कमाते हैं। करंट अकाउंट में जब पैसा रखते हैं तो 0% ब्याज कमाते हैं। वहीं पे बैंक उस पैसे को कहीं लैंड करता है तो वो 7%, 9%, 12% तक ब्याज ले लेता है। उसमें से अगर मैं टैक्स को भी काट लूं, उनकी फिक्स्ड कॉस्ट को भी काट लूं, तो उनका मार्जिन जो बचा हुआ पैसा है, दैट इज देयर मार्जिन, उसको बोलते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन उनका बढ़ रहा है, और डिजिटल टेक्नोलॉजी आने से ये मार्जिन और एक्सपांड होते जाने वाला है। मुझे कई साल हो गए बैंक में कदम रखे हुए, कई साल हो गए एटीएम से, मतलब साल तो नहीं बोलूंगा, कोई महीने हो गए एटीएम से पैसा निकाले हुए। आज सब कुछ जीपे और उससे होता है। तो इंक्रीमेंटल पैसा अगर बैंक को आज आप लोग कमाओगे, तो इंक्रीमेंटल पैसा कहाँ रहेगा? बैंकों में। और बैंक उस पैसे को क्या करेगा? लोन में देगा। लोन देने से क्या होगा? उसकी अर्निंग बढ़ेगी। तो मुझे लगता है ये कई साल तक ये थीम चलने वाली है, इसमें बने रहिए, और नहीं है तो इनमें निवेशित रहिए। इसके बाद फाइनेंशियल सर्विसेज में आता क्या क्या है, ये भी आप लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल सर्विसेज में बैंकिंग, उसके बाद हो गई इंश्योरेंस कंपनीज, उसके बाद हो गई म्यूचुअल फंड कंपनीज, उसके बाद हो गई आपकी आरटीए, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, जो आपके ये पैसे का जो है मेंटेन करने का काम करती हैं। उसके बाद हो गई स्टॉक मार्केट वाली कंपनीज, ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जैसे ग्रो, जीरोधा और एंजल वन, और ये इस तरह के प्लेटफॉर्म हो गए। इसके बाद आपकी बीएससी और एनएससी, जहां पे आप लोग ट्रेड करते हो, ये सब कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज का पार्ट है। इसके अलावा आप जीपे करते हो, फोन पे करते हो, ये सब कुछ कंपनियां अब धीरे धीरे स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो रही हैं। तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज हमें इसलिए अच्छा लगता है। दूसरा, कंजम्पशन साइकिल, इस पे मैं बहुत डिटेल में बात कर चुका हूँ। आज मैं एयरपोर्ट पे जाता हूँ तो मुझे लगता है कि वास्तव में इंडिया कितना बदल रहा है। जैसे रेलवे स्टेशन हुआ करते थे कुछ समय पहले, बस स्टैंड हुआ करते थे, आज रेलवे स्टेशन भी उसी तरीके, एयरपोर्ट भी आज लगभग उसी तरीके से खचाखच भीड़ के रूप में भर रहे हैं। और जितने भी ट्रेवल डेस्टिनेशंस हैं, आई थिंक पांव रखने की जगह नहीं है। ये सब क्या है? कंजम्पशन है। उसके बाद सर, ई कॉमर्स, आज की तारीख में अमेजोन, फ्लिपकार्ट और ये इस तरीके से स्विगी, जोमेटो और भी बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, ग्रो, जीरोदा, ये भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ही है। तो सर, हमें याद है कि एक डीमेट अकाउंट ओपन कराने के लिए हमको कुछ 60-70 सिग्नेचर करवाने होते थे, और एक बहुत बड़ी मोटी किताब आया करती थी। बट आज अगर किसी को डीमेट अकाउंट खोलना हो तो 4 से 5 ओटीपी देने पड़ते हैं। अगर मुझे कोई सामान खरीदना है तो अमेजन या किसी पर भी जाकर के मैं क्या कर सकता हूँ? सामान खरीद सकता हूँ। आज हम लोगों का भी प्लेटफॉर्म इतना सॉलिड हो चुका है कि आप उस पर खुद से भी सेल्फ से सारी सर्विसेज खुद से कर सकते हैं। तो ये क्या है? ई कॉमर्स। ई कॉमर्स अच्छा लग रहा है। और चौथा एंड लास्ट, हेल्थ केयर। ये 20-25 साल, 30 साल तक आप इसको, इसमें निवेशित रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी इंडिया की जो एवरेज एज आ रही है वो 27-28 साल है, और धीरे 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 हम सब ओल्ड एज की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो अभी वर्तमान में ये डेटा कहता है कि हम जो 145 करोड़ लोग हैं, उसमें से 0 से 14 साल, 15 से 59 साल और 60 से ऊपर साल में हमने ये बांटा 2024 का से देखूं तो, अब या ये 2024 यहाँ पे देखूं तो ये अभी हमारा ग्राफ कहता है कि यंग लोग ज्यादा हैं,
और ओल्ड एज कम है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे 2030, 2040 और 2050, 2050 आते आते देखिए आप 60% लोग जो हैं सीनियर सिटीजन होंगे, 60 साल प्लस की एज में आ जाएंगे। और 15 से जो 59 साल वाले हैं वो 49% हिस्सा जो है, सॉरी इसमें कुछ शायद गलती है, 39 या 34% हिस्सा जो है वो यंग लोगों का रह जाएगा और बाकी बच्चे रहेंगे। तो एक तो ये कारण है, ओल्ड एज बढ़ती जा रही है। दूसरा, लोगों की जो हेल्थ इश्यूज जो हैं, चूंकि हमारी लाइफ स्टाइल बहुत कंफर्टेबल जोन में आ गई है, तो जब भी कंफर्ट जोन में आती है हम लोग एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं, अनहेल्थी खाना शुरू कर देते हैं। आज पिज्जा और बर्गर और ये सब चीजें बहुत कॉमन हो गई हैं। तो हम देख रहे हैं कि कार्डिक डिजीज, कैंसर, लीवर, लंग्स, किडनी फेलियर और मल्टी ऑर्गन फेलियर, ये बहुत सारी चीजें बहुत कॉमन हो गया है। और बीपी डायबिटीज तो ऐसा हो गया है कि लाइफ स्टाइल डिजीज के नाम से ही जाना जाने लग गया है। तो दोस्तों की अगले कुछ साल तक हेल्थ केयर सेक्टर भी हमें इसीलिए अच्छा लगता है। और पिछले साल आपने देखा होगा कि गोल्ड सिल्वर की डिमांड में पिछले 2 3 4 सालों में काफी इजाफा हुआ है। उसका उसके क्या कारण है और आपको क्या करना चाहिए उसमें भी बात करता हूं मैं। सबसे पहले तो डिमांड हमारे देश में पूरे वर्ल्ड में ही बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसको सेफ करेंसी के रूप में मान, जैसे पहले डॉलर को सेफ करेंसी माना जाता था, बट ट्रंप साहब के आने के बाद से पूरी दुनिया ने डी डॉलराइजेशन शुरू कर दिया है। तो डी डॉलराइजेशन शुरू करने से क्या हो गया कि जो है दुनिया डॉलर को सेल करके उसके अगेंस्ट में गोल्ड को रिजर्व के रूप में रख रही है। और सऊदी अरब एक ऐसा देश है जिसने चांदी को भी अपने यहाँ पे रिजर्व रखना शुरू कर दिया है। इंडस्ट्रीज में काफी उपयोग आने लग गया है सोना और चांदी दोनों का ही। अब एक हमारा ऐसा स्टडी कहता है कि पूरी दुनिया के पास 64,000 टन सोना माइंस में बचा है। अगर और 4.5 से 5 हजार टन सोने की डिमांड सेंट्रल बैंक, ज्वेलरी और अदर फॉर्मेट के रूप में आ रही है, तो 12 13 साल का ही रिजर्व पूरी दुनिया के पास है। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई घटती जाएगी और माइनिंग बहुत जाके गहरा जाके करना पड़ेगा, तो कॉस्ट बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये प्राइस बढ़ते रहने वाले हैं। बट जिस तरीके से पिछले 2 3 साल में बढ़े हैं वैसे तो नहीं बढ़ेंगे, बट एक नॉमिनल रेट से तो ये बढ़ने ही वाले हैं। तो अपने इन्वेस्टमेंट का 5 से 10% हिस्सा एटलीस्ट आप गोल्ड सिल्वर के रूप में करने का सोच सकते हैं। और चांदी के ऊपर बात करूं तो अभी आप लोग सोलर प्लांट, ईवी व्हीकल्स, मोबाइल फोन्स, और अभी एक सैमसंग ने चार्जिंग बैटरी निकाली है जिसका चार्जिंग का टाइम 6 से 9 मिनट है। मतलब मोबाइल की चार्जिंग भी आपकी जो घंटों लगते थे वो अब मिनटों में काम होने लग जाएगा। तो उस टेक्नोलॉजी को इजाद करने के लिए भी चांदी का उपयोग हुआ। और चांदी एक ऐसी चीज है जो कि बहुत जल्दी कन्वर्ट, बिजली को जो है वो कन्वर्ट कर सकती है। तो इसके लिए इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। तो हमें लगता है कि चांदी और सोना इन दोनों में आपको एसआईपी के फॉर्मेट में जो है वो इकट्ठा करना चाहिए और लॉन्ग टर्म की सोच रख के करना चाहिए। क्योंकि सोना चांदी भी कई साल नेगेटिव हुए हैं और हमने काफी सारी स्टडीज में देखा है कि कई बार 5 5 10 10 साल तक सोना चांदी का दाम नहीं बढ़ा है। तो ये कब रुकेगा, कितने समय के लिए रुकेगा, वो आंसर हम नहीं दे सकते। लेकिन इसमें बेस्ट रिटर्न्स आप कैसे बना सकते हो, इसके लिए मैंने कुछ समय पहले अक्टूबर मंथ के अंदर आप लोगों के बीच में एक फंड का वेबिनार किया था और सेमिनार भी किया, जिसमें हमने बताया कि अभी इस समय पे सोना लेना, सोना या चांदी इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा। तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि ये 40 42% का रिटर्न 2 महीने में आ जाएगा, ऐसी हमारे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से पहले रिटर्न्स बने हैं वो नहीं बनेंगे। लेकिन इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन आप ये कर सकते हैं कि गोल्ड सिल्वर के पैसिव एफओएफ आते हैं, फंड ऑफ फंड, जहाँ पे फंड मैनेजर गोल्ड और सिल्वर की वैल्यूज के हिसाब से रीबैलेंस करता रहता है। अगर आप इसको लेते हैं तो हमने कैलेंडर ईयर वाइज इसके रिटर्न्स देखे, तो मैक्सिमम टाइम पर गोल्ड इंडिविजुअली लेना या चांदी इंडिविजुअली लेना या 50 50
परसेंट ये कॉम्बो में लेना, उसकी बजाय अगर इस कॉम्बो में पैसिव मॉडल में डालते हैं तो मैक्सिमम टाइम आउट परफॉर्मेंस मिली है। तो अब मैंने बहुत बातें आपसे की, अब मैं इसको समरी करता हूँ कि समरी ये कहती है कि इस साल विदेशी निवेशक चूंकि भारत का मार्केट अट्रैक्टिव हो गया है तो सूनर और लेटर वो आएंगे, और अगर वो आए और भारतीय निवेशकों का निवेश चालू है और लंबे समय के लिए रहेगा, तो उनको एग्जिट होने के लिए महंगे भाव में ही खरीदना पड़ेगा। तो आप लोग अगर निवेशित हैं तो बने रहिए, और अगर और निवेश करने का सोच रहे हैं तो ये हमें लगता है कि राइट टाइम है कॉर्पोरेट रिटर्न्स रिजल्ट्स आने से पहले अपना इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करना आप शुरू कर सकते हैं। और सोना चांदी में जो है आप SIP के फॉर्मेट में आ सकते हैं। और एसेट एलोकेशन धर्म का नियमित रूप से पालन करें। किसी एसेट क्लास में अगर आपको बहुत ज्यादा पैसे बन गए और कोई एसेट क्लास अंडर वैल्यूड है, तो आपके प्रॉफिट का कुछ पैसा निकाल करके उस दूसरी एसेट क्लास में डालना शुरू करें। तभी आप लंबे समय तक जो है सक्सेसफुल वेल्थ क्रिएशन की जर्नी पा सकते हैं।